हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा इनकम टैक्स का वो स्टार्ट करने जा रहा हूं। इससे पहले भी हम ऑलरेडी लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आपने हमारी पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है दोस्तों, तो प्लीज़ एक बार उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। राइट। तो दोस्तों, हम लोग इनकम टैक्स के अंदर डेफिनेशन वाले पार्ट को पढ़ रहे थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं अंडर द रेलिवेंट लॉ, वो आपको सेक्शन 2 में गिवन होती है। तो कल हम असेसी का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। भाई, असेसी कौन होता है? असेसी वो बंदा होता है भाई जो टैक्स पेयर है। जो भी यहां पर टैक्स पे करेगा उसको दोस्तों हम लोग असेसी बोलते हैं। राइट। द पर्सन इज कॉल्ड असेसी। अच्छा दोस्तों, असेसी का काम क्या है? असेसी बेसिकली वो पर्सन है जिसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी ड्यू है, जिसे लाइबिलिटी को पे करना होता है। दैट इज कॉल्ड असेसी, है ना। और जरूरी नहीं है दोस्तों कि वो अपने खुद की टैक्स लाइबिलिटी के लिए लाइबल है। वो किसी दूसरे टैक्स को पे करने के लिए, किसी अदर पर्सन के टैक्स को पे करने के लिए भी लाइबल होता है। तो ये सारी बातें मैंने बताई थी इन द डेफिनेशन ऑफ असेसी। एक और इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट। तो असेसमेंट क्या चीज होती है दोस्तों? असेसमेंट का मतलब होता है इनकम को असेस करना। जो भी हम पढ़ते हैं दोस्तों, उसको नेक्स्ट क्लास हम रिवाइज जरूर करते हैं। तो असेसमेंट का मतलब क्या है जी? इनकम को असेस करना, इनकम को कंप्यूट करना, इनकम को चेक करना कि भाई आपने जो भी इनकम यहां पर रिटर्न में शो किया है वो इनकम आपने प्रॉपरली शो किया है या नहीं, उसको हम लोग असेसमेंट बोलते हैं। असेसमेंट इज मे बी रेगुलर असेसमेंट और इट मे बी रीअसेसमेंट। रेगुलर का मतलब होता है भाई डिपार्टमेंट के ऑफिसर जिसको चेक करेंगे वो सब रेगुलर असेसमेंट है। अगर असेसमेंट करने के बाद कोई मिस्टेक निकलती है, दोबारा से आपके पास नोटिस आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं रीअसेसमेंट। तो आई थिंक ये सारी बातें दोस्तों समझ में आई होंगी। कल मैंने पर्सन का डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया था। द पर्सन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में दोस्तों पर्सन को डिफाइन किया गया है। और ये जो पर्सन वर्ड है ना दोस्तों, इसमें 7 लोगों को इंक्लूड किया गया है। देयर आर 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन। अच्छा, इनकम टैक्स जो लगता है वो किसी भी पर्सन की इनकम पे लगता है, तो पर्सन को जान लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पर्सन की डेफिनेशन में सबसे पहला जो नाम निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में आपको मैंने बताया था कि नेचुरल पर्सन आते हैं, चाहे फिर वो मेल हो फीमेल हो, इन सबको हम लोग यहाँ पर पर्सन बोलते हैं। इसमें मेल्स भी आएंगे दोस्तों, इसके अंदर फीमेल्स भी आएंगे। तो जब भी आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई भी इनकम अर्न करते हो, इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर आप इनकम कमाते हो, तो इट इज़ टैक्सेबल एज एन इंडिविजुअल पर्सन। इसमें मेल को भी शामिल किया गया है, इसमें फीमेल को भी शामिल किया गया है, इसमें माइनर को भी इंक्लूड किया गया है। इसमें अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो वो भी इंडिविजुअल ही माना जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो जो माइनर है, वो जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उसको उसके साइन कोई गार्जियन कर रहा है, डजेंट मैटर। तो ये सब लोग यहाँ पर इंडिविजुअल माने जाते हैं। ठीक है। दूसरा पर्सन की डेफिनेशन में जो नाम निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड HUF। अच्छा दोस्तों, HUF का फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है ना, इट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स। ये एक तरीके से परिवार के सदस्यों का समूह होता है, ग्रुप होता है, झुंड होता है, झंड नहीं झुंड। इसको हम लोग HUF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये जो HUF होता है दोस्तों, इट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स। इसमें परिवार के सदस्यों का समूह होता है। ये एक तरह से ग्रुप है परिवार के सदस्यों का।
तो ये एक तरह से सेपरेट, आपको मैं बताऊं, इसको एक सेपरेट पर्सन माना जाता है। अगर आप कोई भी फैमिली बिजनेस करोगे, अगर आप कोई भी फैमिली प्रॉपर्टी को रेंट पर दोगे, तो उससे जो आप इनकम कमाते हो वो दोस्तों HUF की इनकम होती है, राइट। तो ये मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को। HUF के मेंबर कौन होते हैं ये भी बताया था कि जो हिंदू लॉ है उसके अकॉर्डिंग एक फैमिली में बाई बर्थ आप मेंबर बन सकते हो, और उसके अंदर सारे मेल मेंबर आते हैं। वो जितने भी मेल मेंबर हैं उनकी वाइफ्स आती हैं। इसके अलावा मैं बता दूं भाई, जो अनमैरिड डॉटर्स हैं वो आती हैं, क्योंकि आफ्टर मैरिज वो दूसरे HUF का मेंबर बन जाती है। HUF के जो मेंबर्स होते हैं उनको को पार्टनर्स कहा जाता है। लेकिन दोस्तों को पार्टनर क्या है? को पार्टनर वो है जिसको HUF की असेट को लेने का राइट होता है, पार्टीशन कराने का राइट होता है। इसमें मेल मेंबर के पास सारा राइट है, डॉटर के पास राइट है जब तक उसका शादी नहीं हुआ हो। लेकिन जो वाइफ्स हैं या जो डॉटर इन लॉ हैं उन्हें को पार्टनर नहीं कहा जाता है, ये भी मैंने बताया था। तो को पार्टनर वो है भाई जिसको पार्टीशन कराने का राइट है, जिसको प्रॉपर्टी का पार्टीशन कराने का राइट है, राइट। अच्छा, एक बात और बताता हूं आपको, देयर नीड नॉट बी मोर देन वन मेल मेंबर और वन फीमेल कॉपरेंसर विद इफेक्ट फ्रॉम 6 सितंबर 2005 टू फॉर्म HUF। तो इनकम टैक्स में ये कहा गया कि एक से ज़्यादा मेल मेंबर या एक से ज़्यादा फीमेल मेंबर का होना ज़रूरी नहीं है। पहले क्या होता था कि एक से ज़्यादा मेल मेंबर होना चाहिए, एक से ज़्यादा फीमेल मेंबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर एक मेल और एक फीमेल है तो वो भी HUF को बना सकते हैं, मतलब दो लोग मिलकर भी HUF को बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि HUF को बनाने के लिए एक से ज़्यादा मेल मेंबर चाहिए या एक से ज़्यादा फीमेल मेंबर चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो जैन अनडिवाइडेड फैमिलीज होती हैं, जो सिख अनडिवाइडेड फैमिलीज होती हैं ना, उनको भी HUF माना जाता है। इसमें मुस्लिम वाले नहीं आएंगे। हिंदू HUF के अंदर जैन अगर अनडिवाइडेड फैमिली है, कोई सिख अनडिवाइडेड फैमिली है, तो उसको भी यहाँ HUF में कंसीडर किया जाएगा। तो ये लोग HUF बना सकते हैं। HUF की इनकम अलग से टैक्सेबल होती है, उसको इनकम टैक्स में एक अलग पर्सन माना जाता है, उसका इनकम टैक्स का रिटर्न अलग फाइल होता है। कौन कौन सी इनकम जाती है? फैमिली प्रॉपर्टी, फैमिली बिजनेस इनकम, ये सब जाती है। दोस्तों, हमारे देश में एज पर हिंदू लॉ एक दया भागा स्कूल होता है, एक मिताक्षरा स्कूल होता है। ये वैसे टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन ठीक है, आपको नॉलेज होना जरूरी है, एग्जाम में छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है। हमारे देश में हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग दो तरह की कैटेगरीज है, दया भागा और एक मिताक्षरा। ये जो दया भागा है ये दोस्तों वेस्ट बंगाल में और आसाम में प्रिविलियंट होती है, ये वाली जो कैटेगरी है। देयर आर स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, सो दया भागा और मिताक्षरा, ये दो सिस्टम हैं। दया भागा वेस्ट बंगाल और आसाम में होता है। इसमें चिल्ड्रन डू नॉट एक्वायर एनी राइट और शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी एज लॉन्ग एज हिज फादर इज अलाइव एंड ओनली ऑन डेथ ऑफ द फादर चिल्ड्रन विल एक्वायर राइट और शेयर्स इन दी प्रॉपर्टी। दया भागा में क्या होता है जी कि जब तक फादर जिंदा हैं तब तक बच्चों का कोई भी प्रॉपर्टी में राइट नहीं बनता है। हाँ, फादर की डेथ के बाद वो लोग प्रॉपर्टी में अपना राइट ले सकते हैं। लेकिन मिताक्षरा जो स्कूल है ये पूरे रेस्ट ऑफ द इंडिया में है, वेस्ट बंगाल और आसाम के अलावा संपूर्ण जो भारत है, जो रेस्ट ऑफ इंडिया है, वहां पर मिताक्षरा स्कूल सिस्टम चलता है। और मिताक्षरा में क्या होता है दोस्तों, एवरी चाइल्ड बॉर्न इन दी फैमिली एक्वायर अ राइट और शेयर इन दी फैमिली प्रॉपर्टी। जितने भी बच्चे फैमिली में जन्म लिए हैं, एवरी चाइल्ड बॉर्न इन दी फैमिली एक्वायर्स अ राइट और शेयर
इन द फैमिली प्रॉपर्टी। तो जितने भी चाइल्ड जिनका भी बॉर्न हुआ है फैमिली में, उनके पास राइट होता है, उनके पास शेयर होता है इन द फैमिली प्रॉपर्टी। हर बच्चे का राइट होता है, मतलब कोई भी बच्चा अगर फैमिली के अंदर जन्म लिया है तो उसका फैमिली के प्रॉपर्टी में राइट और शेयर हो जाता है। जबकि वहाँ पर क्या होता है दया भागा में जब तक फादर जिंदा है तब तक आपका राइट नहीं बनेगा, बच्चों का राइट नहीं बनेगा। जैसे ही फादर का डेथ होता है तो बच्चों का राइट बन जाता है, लेकिन मिताक्षरा में शुरू से ही होता है, बाई बर्थ ही हो जाता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस आप याद रख लेना, बाकी ज़्यादा इसमें आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। दया भागा जो हिंदू लॉ का एक सिस्टम है वो वेस्ट बंगाल आसाम में है, मिताक्षरा पूरे इंडिया में है, रेस्ट ऑफ द इंडिया। दया भागा में फादर हैं, जब तक वो हैं उसके बाद ही राइट बनेगा, मिताक्षरा में शुरू से बन जाता है। बस इतना सा आपको याद करना है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। तो मैंने 2 पर्सन आपको पढ़ा दिए, उसमें मैंने इंडिविजुअल का नाम पढ़ा दिया, मैंने HUF का नाम पढ़ा दिया। अब जो थर्ड कैटेगरी यहाँ पर आ रही है कंपनी, इससे पहले हम लोग फर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्म क्या होती है दोस्तों? फर्म भी एक पर्सन है, और फर्म आप लोगों ने ऑलरेडी पहले की क्लासेस में भी पढ़ा होगा। फर्म जो होती है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर होते हैं। फर्म का मतलब क्या है कि फर्म में कौन आता है? फर्म के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, और ये जो फर्म होती है ये एज पर पार्टनरशिप एक्ट होती है 1932। फर्म जो होती है वो एज पर पार्टनरशिप एक्ट होती है 1932, या हमारे देश में एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है 2008, जिसको हम LLP एक्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? LLP एक्ट। तो एक तो हमारी कंट्री में पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड 1932। एक हमारे देश में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है 2008। तो इसके अंदर फर्म को बनाया जाता है, फर्म जो है रजिस्टर्ड होती है। अच्छा, फर्म में 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा। व्हेन 2 or more persons create a firm and the business is carried on by all the partners, or it may be carried on by one of the partners on behalf of another partners। अच्छा, ये जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप एक प्रकार का रिलेशन है बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल। पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है जिसमें सब पर्सन एग्री हो जाते हैं कि वो बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। अच्छा, इसमें या तो सब चलाएंगे या उनमें से कोई एक चलाएगा। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। तो जब सब लोग एक साथ चलाते हैं तो वो फर्म कहलाती है, और एज एन इंडिविजुअल अगर चलाते हैं तो उसको पार्टनर बोलते हैं। तो पार्टनरशिप एक प्रकार का क्या है, मैं आपको बता दूं भाई, पार्टनरशिप एक प्रकार का रिलेशन है। और ये जो फर्म होती है ना, फर्म को भी इनकम टैक्स में पर्सन माना जाता है। फर्म भी एक पर्सन है। अच्छा, फर्म बोलो LLP बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी मैं ऑफिस में CA का प्रैक्टिस करता हूं तो हमारा फर्म है, हम उसमें 6, 7, 8 पार्टनर हैं, तो हमारी फर्म उस बिजनेस को रन करती है। अच्छा, जो भी प्रॉफिट होता है वो फर्म का होता है। बताओ दोस्तों, फर्म के प्रॉफिट पर टैक्स कौन देगा? फर्म के प्रॉफिट पर टैक्स कौन देगा? तो मैं बता दूं दोस्तों, फर्म के प्रॉफिट पर टैक्स फर्म ही देगी। हाँ, वो प्रॉफिट अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट किसके अंदर होगा? पार्टनर्स के अंदर। लेकिन क्या पार्टनर्स पर आप दोबारा टैक्स लगाओगे? हो सकता है पार्टनर हमारे इंडिविजुअल हो, क्या दोबारा टैक्स लगेगा? द आंसर इज नो, दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। अगर फर्म ने टैक्स दे दिया है तो पार्टनर्स आर नॉट लाइबल टू पे द टैक्स। अगर दोस्तों फर्म ने टैक्स दे दिया है तो पार्टनर्स आर नॉट लाइबल टू पे द टैक्स। तो फर्म अलग चीज है, उसके पार्टनर अलग चीज है। पार्टनर में भी इंडिविजुअल। अच्छा सर, फर्म ने रिटर्न भर दी, फर्म ने इनकम कमाई, फर्म उस पर टैक्स पे करेगी, सारा काम फर्म करेगी, लेकिन क्या सर उसके पार्टनर्स भी रिटर्न भरेंगे? बिल्कुल भरेंगे। पार्टनर्स कौन है? इंडिविजुअल लोग हैं। तो अगर वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इनकम कमा रहे हैं तो दे आर लाइबल टू पे द टैक्स। अरे आज मैं फर्म का पार्टनर हूं,
मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिसका मैं रेंट कमाता हूं, तो वो मेरी इनकम है या फर्म की इनकम है? वो तो मेरी इनकम है, तो उसका टैक्स मैं भरूंगा एज एन इंडिविजुअल, उसको मैं टैक्स पे करूंगा एज एन इंडिविजुअल पर्सन। लेकिन जो फर्म प्रॉफिट कमाएगी बिजनेस या प्रोफेशन को रन करने से, उसका टैक्स दोस्तों फर्म को देना पड़ेगा। हाँ, वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन पार्टनर्स आर नॉट लाइबल टू पे द टैक्स। दोस्तों यहां पर जो पार्टनर्स होते हैं वो टैक्स देने के लिए लाइबल नहीं होते हैं। फर्म का प्रॉफिट फर्म के हैंड्स में टैक्सेबल होता है, पार्टनर्स कभी भी उस पर टैक्स देने के लिए लाइबल नहीं हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। आई थिंक दोस्तों ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो पार्टनरशिप एक तरीके से क्या है? पार्टनरशिप एक तरीके से रिलेशन है बिटवीन अ पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, है ना? ये बात आई थिंक आपको समझ में आनी चाहिए, राइट? तो ये फर्म होती है, फर्म अलग पर्सन है, पार्टनर अलग पर्सन है। जो मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कमाऊंगा, मेरा बैंक में एफडी है, मैं उस पर इंटरेस्ट कमा रहा हूं, तो वो फर्म का इनकम नहीं है दोस्तों, वो मेरा इनकम है, वो मेरे इंडिविजुअल का इनकम है। आई एम लाइबल टू पे द टैक्स ऑन सच इनकम, फर्म इज नॉट लाइबल। हाँ, जो फर्म कमाएगी उसका फर्म देगी। हाँ, फर्म का प्रॉफिट मुझे मिलेगा तो मैं टैक्स नहीं दूंगा, बिकॉज उस पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। इसीलिए फर्म का जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के हैंड्स में एग्जम्प्ट होता है। एग्जम्प्ट का मतलब इट इज नॉट लाइबल फॉर टैक्स। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। तो हमने इंडिविजुअल को पढ़ा, हमने दोस्तों HUF को पढ़ा, हमने दोस्तों फर्म को पढ़ा। अब हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपनी को। कंपनी कौन होती है? कंपनी, कंपनी का नाम आपने बहुत सुना होगा दोस्तों। कंपनी को भी पर्सन माना गया है। बहुत सारे लोग अपना बिजनेस, अपना प्रोफेशन कंपनी बनाकर चालू करते हैं। कंपनी का पहचान होता है भाई, उसके बाद में नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ होता है या लिमिटेड लगा हुआ होता है, उसको हम लोग यहां पर कंपनी बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो कंपनी होती है ना, ये जो कंपनी होती है ये इंडियन कंपनी भी हो सकती है। और कंपनी बनने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों? कंपनी बनने के लिए हमें इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ता है। और ये इनकॉर्पोरेशन हमें कहाँ करवाना पड़ता है? कंपनीज एक्ट के अंदर। अगर हमको कंपनी बनानी है तो हमें दोस्तों कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ेगा। अगर अच्छा, जो कंपनी इंडिया के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है, उसको इंडियन कंपनी बोलते हैं। और अगर वो फॉरेन की किसी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, जैसे मैंने कोई कंपनी USA में बनवाई, तो वो भी कंपनी है, लेकिन वो फॉरेन कंपनी है, क्योंकि वो इंडिया के कंपनीज एक्ट में नहीं बनी है। तो कंपनीज मेनली दो टाइप की होती है, एक को बोलते हैं इंडियन कंपनी, एक को बोलते हैं भाई साहब फॉरेन कंपनी। तो ये इंडियन कंपनी भी होती है, फॉरेन कंपनी भी होती है, कंपनी कंपनी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो आप याद रखो। अच्छा, कंपनी बनाकर अगर काम करोगे तो यू आर लाइबल फॉर पेइंग द टैक्स एज अ कंपनी। कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी उस पर कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है? कंपनी उसके ऊपर टैक्स देगी। एज ए डायरेक्टर आपको सैलरी मिल रही है तो फिर आप एज ए डायरेक्टर टैक्सेबल होंगे, डायरेक्टर एज एन इंडिविजुअल। तो वो सैलरी कंपनी के लिए तो एक्सपेंडिचर है। कंपनी जब अपना प्रॉफिट निकालेगी तो वो डायरेक्टर सैलरी को या डायरेक्टर रेम्युनरेशन को माइनस कर देगी। लेकिन वही डायरेक्टर का जो रेम्युनरेशन है वो डायरेक्टर की इनकम माना जाएगा, उसे हम लोग डायरेक्टर की इनकम मानेंगे। और डायरेक्टर कौन सी कैटेगरी में आता है दोस्तों? डायरेक्टर इंडिविजुअल कैटेगरी में आता है, उसको एज एन इंडिविजुअल उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, राइट? ये बात समझ में आई आपको? तो कंपनी बेसिकली दो तरह की होती है, वो तो मैंने बता ही दिया, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। अच्छा दोस्तों, एक चीज और होती है, एक डोमेस्टिक कंपनी होती है, एक फॉरेन कंपनी होती है। इसमें क्या डिफरेंस है, इसको समझना बहुत जरूरी है। डोमेस्टिक कंपनी को समझना बहुत जरूरी है। डोमेस्टिक कंपनी में एक तो इंडियन कंपनी तो आएगी आएगी। इंडियन कंपनी का मतलब है कोई भी ऐसी कंपनी
जिसका इनकॉर्पोरेशन, जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया के कंपनीज एक्ट में हुआ हो। तो अगर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर इंडिया के कंपनीज एक्ट में बनाई गई है तो दोस्तों हम उसको इंडियन कंपनी बोलते हैं, राइट। दूसरी ओर कोई भी कंपनी विच हैज मेड अरेंजमेंट फॉर डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड विद इन इंडिया आउट ऑफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो इंडियन कंपनी होती है, इंडियन कंपनी क्या होती है पता है ना आपको? इंडियन कंपनी वो है भाई जो इंडिया के कंपनीज एक्ट में बनाई गई है, इनकॉर्पोरेट की गई है, रजिस्टर्ड की गई है, उसको हम इंडियन कंपनी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जो फॉरेन कंपनी है, इट मे बी फॉरेन कंपनी, लेकिन वो इंडिया में मान लो काम कर रही है, इंडिया से वो इनकम भी कमा रही है और वो उस डिविडेंड को इंडिया के अंदर ही बांट रही है, डिक्लेयर कर रही है, तो ऐसी कंपनी को भी एज पर लॉ डोमेस्टिक कंपनी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डोमेस्टिक कंपनी कहा जाएगा। तो डोमेस्टिक कंपनी बनने के लिए या तो इंडियन कंपनी होना जरूरी है, और अगर हम इंडियन कंपनी नहीं भी हैं लेकिन अगर हम इनकम को इंडिया से कमाते हैं और उसके ऊपर हम जो भी डिविडेंड वगैरह है वो सब इंडिया में ही डिक्लेयर कर दे देते हैं या इंडिया में ही हम उसको बांट देते हैं, तो फिर दोस्तों हमें कहा जाता है डोमेस्टिक कंपनी। अच्छा, जो कंपनी डोमेस्टिक नहीं होती है, जो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी नहीं होती है उसे हम लोग यहाँ पर फॉरेन कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरेन कंपनी। तो इसका मतलब फॉरेन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी हो सकती है बशर्ते कि वो इंडिया में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे, इंडिया से इनकम कमाए। अच्छा, बाकी जो कंपनी डोमेस्टिक नहीं है वो सब फिर फॉरेन कंपनी है। तो फॉरेन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन इंडियन कंपनी हमेशा क्या होगी? इंडियन कंपनी हमेशा क्या होगी? डोमेस्टिक कंपनी। वो चाहे डिविडेंड कहीं भी बांटे, वो डोमेस्टिक कंपनी है। लेकिन फॉरेन कंपनी मे बी डोमेस्टिक कंपनी और इट मे नॉट बी डोमेस्टिक कंपनी। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि आगे चलकर हमें डोमेस्टिक कंपनी का टैक्सेशन अलग सीखना है, हमको फॉरेन कंपनी का टैक्सेशन अलग सीखना है। तो अभी तक मैंने पर्सन में आपको इंडिविजुअल के बारे में बताया, HUF के बारे में बताया, आपको दोस्तों मैंने फर्म के बारे में बताया, दोस्तों मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया। अब मैं जो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लेकर आ रहा हूं दैट इज कॉल्ड AOP। AOP या BOI। AOP का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AOP? तो दोस्तों AOP का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। AOP का जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। AOP का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑब्लिक BOI। BOI का फुल फॉर्म है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। BOI का फुल फॉर्म क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो AOP का मतलब है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI का मतलब है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन AOP और BOI? दोस्तों AOP में और BOI में बेसिक डिफरेंस क्या है तो मैं आपको बता दूं। BOI का मतलब है इट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब इसमें केवल इंडिविजुअल लोगों का ग्रुप है। BOI में केवल इंडिविजुअल लोगों का ग्रुप होता है, मतलब इसमें कोई भी बाकी लोग नहीं आते हैं। BOI में केवल कौन आता है? इंडिविजुअल लोग आते हैं। BOI में केवल और केवल इंडिविजुअल लोग आते हैं, बाकी लोग BOI में नहीं आते हैं। जबकि दोस्तों जो AOP होता है उसमें इंडिविजुअल भी आ सकता है, फर्म भी आ सकती है, कंपनी भी आ सकती है, क्योंकि AOP का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो पर्सन तो सभी हैं, इंडिविजुअल भी पर्सन है, HUF भी पर्सन है, फर्म भी पर्सन है, कंपनी भी पर्सन है। तो ये सारे पर्सन मिलकर जब किसी ग्रुप को बनाते हैं
तो उसे हम कलेक्टिवली एओपी बोलते हैं। और बीओआई का मतलब है इट इज ऑल्सो ग्रुप, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। लेकिन इसमें जो भी लोग ग्रुप में होंगे वो सारे के सारे लोग कौन होंगे? इंडिविजुअल होंगे। अब आप बोलोगे सर फर्म में भी बहुत सारे लोग होते हैं, एचयूएफ में भी बहुत सारे लोग होते हैं, फिर एओपी बीओआई से क्या मतलब इसका? अरे भाई एचयूएफ में जो बहुत सारे लोग हैं वो केवल इंडिविजुअल हैं, वो घर के सदस्य हैं। फर्म के अंदर बहुत सारे लोग हैं तो वो बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए हैं। एओपी बीओआई में जरूरी नहीं है कि उनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना होता है। एओपी का कॉमन पर्पस होता है। एओपी का पर्पस क्या होता है हमेशा? इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट एओपी द पर्सन मस्ट ज्वाइन फॉर अ कॉमन पर्पज और एक्शन एंड देयर ऑब्जेक्ट मस्ट टू बी प्रोड्यूस इनकम। जैसे मिस्टर यश एक इंडिविजुअल व्यक्ति है। ये जो मिस्टर यश है भाई, मिस्टर यश क्या है? यहां पर एक इंडिविजुअल व्यक्ति है मिस्टर यश। एबी एंड कंपनी फर्म है, अच्छा एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये सारे लोग ज्वाइन कर कर एक साथ चालू कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, अदरवाइज देन एज पार्टनरशिप फर्म। लेकिन ये पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाना चाह रहे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर हो सकता। तो भाई सीधी सी बात यह है कि जो एओपी होती है, जो बीओआई होती है, एओपी का ऑब्जेक्ट साथ में मिलकर काम करना है। लेकिन ये लोग एक फर्म नहीं बनाना चाहते, ये किसी कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसे मान लो कोई कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी है, उसके लिए एक इंडिविजुअल पर्सन आ गया, एक फर्म आ गई, एक कंपनी आ गई, ये लोग कलेक्टिवली एक जॉइंट वेंचर चालू कर रहे हैं। तो ये एक पर्टिकुलर जो इवेंट है उसके लिए काम कर रहे हैं। जैसे ही वो इवेंट पूरा हो जाएगा, जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, सो अपने आप एओपी खत्म हो जाएगा। तो एओपी किसी पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, इट इज नॉट पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म तो क्या होता है भाई, आपने एक फर्म बना ली, अब आप सारे काम प्रोजेक्ट उसी के थ्रू करोगे। लेकिन मैं किसी केवल एक प्रोजेक्ट में मिलकर काम करना चाहता हूं, तो दोस्तों मैं उसके लिए एओपी बना लेता हूं, राइट? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अच्छा, वहां पर जो भी इनकम टैक्स लगेगा वो उस एओपी पर लगेगा। एओपी को एक अलग पर्सन माना जाएगा, जो एओपी है उसको क्या माना जाएगा? एक अलग पर्सन माना जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरी तरफ होता है दोस्तों बीओआई। बीओआई का फुल फॉर्म है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये जो बीओआई है इसका फुल फॉर्म है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अच्छा दोस्तों, ये जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होता है ना, इसमें केवल इंडिविजुअल लोगों का ग्रुप होता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में जो ग्रुप होता है वो ओनली किसका होता है? इंडिविजुअल्स का। इसमें फर्म, कंपनी, ये सब लोग इसके अंदर मेंबर नहीं होते हैं। बीओआई के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग केवल इंडिविजुअल लोग होते हैं। केवल इंडिविजुअल लोगों का जो ग्रुप होता है ना, उसको हम लोग बीओआई बोलते हैं, ठीक है? इनकम टैक्स शैल नॉट बी पेबल। इनकम टैक्स शैल नॉट बी पेबल। इनकम टैक्स शैल नॉट बी पेबल बाई एन असेसी। एक मिनट भाई, एक मिनट। इसको बंद करना पड़ेगा एक बार। अब आ जाइए। तो मैं ये कह रहा था भाई, जो एओपी और बीओआई होती है, अगर मैं बीओआई की बात करूं तो सबसे पहली बात तो देखो, इसमें इंडिविजुअल लोग मेंबर होते हैं। इसमें कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी वो इसमें नहीं आती है। और इसमें एक बात लिखी हुई है, इनकम टैक्स शैल नॉट बी पेबल बाई द असेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसिप्ट ऑफ शेयर ऑफ इनकम बाई हिम फ्रॉम बीओआई
ऑन विच टैक्स हैज बीन ऑलरेडी पेड बाई द बीओआई। अच्छा, बीओआई में कौन होते हैं? जैसे म्यूचुअल ट्रेड एसोसिएशंस, मेंबर्स क्लब। जैसे कोई ट्रेड एसोसिएशन है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो गेमिंग कंपनीज हैं। अब सभी गेमिंग कंपनीज को पता है कि भाई सरकार हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रही है। अभी अभी लगाया सरकार ने बहुत ज़्यादा टैक्स गेमिंग कंपनीज पर। तो सारी गेमिंग कंपनीज एक हो गई और उन्होंने एक ट्रेड एसोसिएशन बना लिया, एक ट्रेड एसोसिएशन बना लिया। सारे लोग उसके मेंबर बन गए, सब लोग ट्रेड एसोसिएशन उसके मेंबर्स बन गए सारे। तो दोस्तों वो यहाँ पर बीओआई माना जाएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। वो एक तरह से इंडिविजुअल लोगों का ग्रुप हो जाता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे कोई क्लब बनाया गया है, जैसे अभी हमने एक गुड टाइम्स क्लब बना रखा है, उसमें हम सारे मेंबर्स जो हैं वो गुड टाइम स्पेंड करते हैं, मज़ा करते हैं, मस्ती करते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों दैट इज़ कॉल्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल लोगों का जो ग्रुप होता है ना, उसको हम लोग बीओआई बोलते हैं। और जब इंडिविजुअल के साथ कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, ये लोग भी अगर मेंबर बन जाते हैं तो फिर हम उसको बोलते हैं एओपी। क्या बोलते हैं? एओपी। और अगर इंडिविजुअल लोगों का ग्रुप है तो हम उसको बोलेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट। तो डिफरेंस क्या है एओपी और बीओआई में? जो बीओआई होता है वो केवल इंडिविजुअल लोग होते हैं, जबकि एओपी में कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है, लाइक कंपनी, लाइक फर्म, ये सब बन सकते हैं। एओपी जो होता है उसमें मेंबर्स वॉलेंटरली कम टुगेदर विद अ कॉमन विल और फॉर ए कॉमन इंटेंशन और पर्पज, है ना। जबकि बीओआई में कॉमन विल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। जरूरी नहीं है कि कॉमन विल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, तो कॉमन होना जरूरी नहीं है, उसमें इंटेंशन कॉमन होता है एओपी में। तो एओपी और बीओआई इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स। जैसे आप ये बोल सकते हो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो पॉलिटिकल पार्टी में कौन होते हैं? मेंबर्स होते हैं। तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, वो फर्म नहीं है। फर्म में क्या होता है दोस्तों? आपने एक बात और पढ़ी होगी, वो भी मैं आपको बता दूं दोस्तों। फर्म के अंदर क्या होता है कि फर्म के अंदर क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर दूं। वहां पर पार्टनर्स के जो नंबर हैं वो लिमिटेड होते हैं। मतलब एक पार्टनरशिप जो फर्म है उसमें इससे ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते, आपको पता है ये बात। लेकिन एओपी बीओआई में कितने भी मेंबर हो सकते हैं, देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट। हमारे देश में पार्टनरशिप के लिए अलग से पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है, हमारे देश में एलएलपी एक्ट बना हुआ है। लेकिन दोस्तों एओपी बीओआई के लिए अलग से कोई एक्ट नहीं बना हुआ। अगर आप कहो भाई एओपी बीओआई के लिए कोई अलग से एक्ट बना हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एओपी बीओआई के लिए अलग से कोई भी एक्ट नहीं बना हुआ है। तो ये डिफरेंस आप लोगों को यहां पर समझ में आ रहा होगा भाई, कि भाई एओपी में और बीओआई में क्या डिफरेंस होता है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, बहुत जोर से क्लियर है। चलो, लोकल अथॉरिटी। अच्छा, इसमें ट्रस्ट वगैरह भी आ सकते हैं एओपी बीओआई में, ट्रस्ट वगैरह। ट्रस्ट में अगर सारे लोग मेंबर्स इंडिविजुअल हैं तो वो बीओआई हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। लोकल अथॉरिटी क्या होती है दोस्तों? लोकल अथॉरिटी क्या होती है? लोकल अथॉरिटी मीन्स अ म्युनिसिपल कमेटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब एक म्युनिसिपल कमेटी है, एक आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, एक इसमें बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर्स है, इसमें अदर अथॉरिटीज है लीगली एंटाइटल्ड और इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल और लोकल फंड। जैसे दोस्तों मैं जयपुर में रहता हूं, तो यहां पर एक बॉडी है जिसका नाम है जयपुर नगर निगम। आजकल न्यूज़पेपर में कई बार लिखकर आने लगा कि जयपुर नरक निगम। भाई जयपुर तो नरक हो गया तो जयपुर नगर निगम क्या है दोस्तों? जयपुर नगर निगम एक म्युनिसिपल बॉडी है, एक म्युनिसिपल कमेटी है, एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है ना। तो जिस पर गवर्नमेंट का क्या है? कंट्रोल है। गवर्नमेंट का कंट्रोल जिसके ऊपर है वो लोकल अथॉरिटी है विद द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल और लोकल फंड। ये जो जेडीए है, जयपुर नगर निगम है, जैसे आप गांव में जाते हो तो वहाँ पंचायत होती है, तो गांव की जो पंचायत होती है वो एक लोकल अथॉरिटी है। अच्छा, इनकम टैक्स वाले लोकल अथॉरिटी को भी पर्सन मानते हैं,
वो एक अलग बात है कि भाई वहां पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, वो बात की बात है। लेकिन लोकल अथॉरिटी एक सेपरेट बॉडी होती है, उसको आप गवर्नमेंट नहीं बोल सकते, वो गवर्नमेंट से कंट्रोल होती है, गवर्नमेंट का उसके ऊपर मैनेजमेंट होता है, गवर्नमेंट की उसमें दखल अंदाजी होती है, गवर्नमेंट उसको पैसा देती है विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन जितने भी नगर निगम हैं, जितनी भी म्युनिसिपल बॉडीज़ हैं, जितने भी गांव में पंचायत हैं, वो सब कौन हैं? वो सब लोकल अथॉरिटी है। तो लोकल अथॉरिटी को भी दोस्तों यहां पर क्या माना गया है? इनकम टैक्स में पर्सन माना गया है ना? लोकल अथॉरिटी को भी पर्सन माना गया है। वेरी नाइस। और एक लास्ट पॉइंट होता है जी आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन। अब आप बोलोगे सर ये आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन क्या चीज है? तो आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन में वो लोग आते हैं जो कि नेचुरल पर्सन नहीं है। ओहो, आर्टिफिशियल में वो लोग आते हैं जो पहली बात तो नेचुरल पर्सन नहीं है और अलग से उनकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, जैसे फर्म, कंपनी, ये तो चलो लिख दिया। इसके अलावा अगर कोई भी रेजिडुअल कैटेगरी है जो ऊपर वाली किसी भी कैटेगरी में कवर नहीं हो रही है, तो वो सब फिर आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन है। जैसे देवी देवता हैं, भगवान, गॉड, डेटीज, तो ये जो देवी देवता होते हैं, ये जो भगवान होते हैं, इन्हें भी पर्सन माना जाता है। वाओ। जैसे चांदपोल बालाजी मंदिर है, तो चांदपोल हनुमान जी का मंदिर है, तो वहां पर हनुमान जी भी इनकम टैक्स की नज़र में पर्सन है। हनुमान जी बहुत इनकम कमाते हैं। भक्त लोग आते हैं, भगवान 100 रुपये चढ़ाऊंगा, पास करा दियो। हे भगवान 11 रुपये चढ़ाऊंगा, इस बार पक्का पास करा दियो कॉलेज के एग्जाम में। सीए है तो 100 रुपया, कॉलेज है तो 11 रुपया, 11 रुपीज़। तो भक्त लोग आते हैं, पैसे चढ़ाते हैं। बताओ, इनकम टैक्स वालों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा कि हे भगवान आप भी पर्सन हो, आप भी इनकम कमा रहे हो। तो भगवान कौन सी कैटेगरी में आएंगे? क्या वो इंडिविजुअल है? क्या वो एचयूएफ है? क्या वो फर्म है? क्या वो कंपनी है? क्या वो एओपी बीओआई है? नहीं, वो है आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन। कोई यूनिवर्सिटी है, कोई बार काउंसिल है, तो ये सब लोग आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन हैं, है ना? तो भगवान, देवी देवता, ये सब इसके अंदर आते हैं। सर एक बात बताओ, फिर ये जो भगवान होते हैं ये रिटर्न पर कैसे साइन करेंगे? अरे भगवान थोड़ी रिटर्न पे साइन करते हैं, रिटर्न पर साइन करते हैं उनके पंडित जी जो हैं, रिप्रेजेंटेटिव। सर तो पंडित जी अपनी रिटर्न नहीं भरते, पंडित जी इंडिविजुअल है। पंडित जी की जो अलग से इनकम होगी वो अपनी इंडिविजुअल में भरेंगे, भगवान की रिटर्न पर साइन वो करेंगे। लेकिन उन्होंने कह रखा है इनकम टैक्स वालों को, भाई बता देना कोई दिक्कत हो, अपना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। तो ये वाली बात है भाई। सर अगर किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, किसी चर्च में अगर बहुत ज़्यादा इनकम होने लग जाती है, आपने देखा होगा दोस्तों, वहाँ पर ट्रस्ट क्रिएट कर दिया जाता है। जैसे साईं बाबा ट्रस्ट बना हुआ है, जैसे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, जैसे अमरनाथ यात्रा है तो वहाँ अमरनाथ जो है ट्रस्ट बना हुआ है। तो ये जो ट्रस्ट बने हुए हैं भाई, ये जो ट्रस्ट यहाँ पर बने हुए हैं, ये जो ट्रस्ट यहाँ पर बनाए गए हैं, ये ट्रस्ट फिर आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन नहीं है। ये जो ट्रस्ट हैं फिर इनको आपको एओपी या बीओआई में लेना पड़ेगा। ये सब फिर आपके एओपी या बीओआई में कवर होंगे। तो बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर आ गई। तो 7 लोग होते हैं भाई जिनको यहां पर पर्सन माना जाता है। ये जो 7 लोग हैं ये पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन। ये 7 कैटेगरी है जिन्हें हम यहाँ पर पर्सन बोलते हैं। और ये जितने भी पर्सन हैं भाई इनका रिटर्न फाइल होता है। लेकिन एज एन आपको ये सारे पर्सन पढ़कर जाने, इनका पता होना चाहिए, है ना? तो ये सारी बात है भाई। अब हम एक काम करते हैं, इनकम की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले 2 डेफिनेशन जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को पहले असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए जी, पहले असेसमेंट ईयर और जो प्रीवियस ईयर है उसको हम पढ़ लेते हैं।
अगर मैं असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन पर जाऊं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट एंड प्रीवियस ईयर, ये बात एक बार हम यहां पर समझ लेते हैं। देखिए ये दे रखा है हमको असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का मीनिंग, ये रहा असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ये आपको मिलेगा, पेज नंबर भी बता देता हूँ, 1.45। हमारा जो नोट्स है इसका 1.45 है, जहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बारे में बताया है कि भाई ये प्रीवियस ईयर क्या होता है और ये असेसमेंट ईयर क्या होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट ईयर। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है ये बताना आप लोगों को बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर की, उसके बाद हमको असेसमेंट ईयर समझ में आएगा। दोस्तों ये दोनों शब्द, चाहे प्रीवियस ईयर हो या असेसमेंट ईयर हो, इनका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। मतलब इन एंटायर इनकम टैक्स में बार बार बोलूंगा प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, बहुत बार बोलूंगा। तो आखिर में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है? दोस्तों आप प्रीवियस ईयर बोलो या आप असेसमेंट ईयर बोलो, दोनों ही फाइनेंशियल ईयर होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं जी? फाइनेंशियल ईयर होते हैं। असेसमेंट ईयर बोलो या प्रीवियस ईयर बोलो, दोनों का ही मतलब फाइनेंशियल ईयर से है। दोनों का ही मतलब फाइनेंशियल ईयर से है। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर हमारा कहां से कहां तक होता है ये भी बता दूं आपको। 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। और जिस फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम को कमाते हैं, जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है जिसमें हम इनकम को अर्न करेंगे, हम पैसा कमाएंगे, तो जिस प्रीवियस ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम को अर्न कर रहे हो, आप इनकम को कमा रहे हो, वो प्रीवियस ईयर कहलाता है। जैसे 1 अप्रैल 2023 से मैंने इनकम कमाना शुरू किया, तो अगर मैं इनकम 31 मार्च 24 तक कमाऊंगा तो ये हमारा प्रीवियस ईयर है। 1 अप्रैल 23 से मैंने कमाना शुरू किया तो 31 मार्च 2024 तक मैं इनकम कमाऊंगा, तो ये जो पीरियड है इसको हम लोग प्रीवियस ईयर बोलेंगे, क्योंकि मैंने 1 अप्रैल से कमाना शुरू कर दिया और मैं कमाता जाऊंगा 31 मार्च 2024 तक। तो ये मेरा प्रीवियस ईयर माना जाएगा, क्योंकि इस ईयर में मैंने इनकम को कमाया है। इस ईयर में मैंने इनकम को कमाया है। अच्छा दोस्तों, जैसे ही मेरा प्रीवियस ईयर खत्म होगा, बताओ जी मेरा प्रीवियस ईयर कब खत्म होने वाला है? 31 मार्च 2024 को। तो जैसे ही मेरा प्रीवियस ईयर 31 मार्च 24 को खत्म होगा, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर असेसमेंट ईयर शुरू हो जाएगा और वो होगा 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। इसको हम लोग असेसमेंट ईयर बोलेंगे। तो जो इनकम आप प्रीवियस ईयर में कमाते हो, जो इनकम आप प्रीवियस ईयर में अर्न करते हो, उसका जो असेसमेंट होता है वो नेक्स्ट ईयर में होता है। अच्छा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो प्रीवियस ईयर में आपने जो भी इनकम कमाई है उसको असेस किया जाएगा नेक्स्ट ईयर में, पहले नहीं किया जाता है। तो असेसमेंट कब होता है? उसका असेसमेंट ईयर में होता है। उसका जो भी कंप्यूटेशन है, रिटर्न भरना है, टैक्स वैक्स जमा कराना है, वो सारे काम दोस्तों असेसमेंट ईयर के अंदर होते हैं। तो प्रीवियस ईयर में आप इनकम को कमाओ और जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा तो वो इनकम आपकी क्या होगी भाई? असेस होगी, है ना। उसकी जो रिटर्न भरना है, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देना है, डिपार्टमेंट उसको चेक करेगा,
वो सारे काम असेसमेंट ईयर में करेगा। तो प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद वाले ईयर को हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। जैसे अगर मान लो मेरा प्रीवियस ईयर है 2023 2024, तो प्रीवियस ईयर का मतलब समझ जाओ भाई, इस ईयर में हमने इनकम कमाई है, तो इसका जो असेसमेंट ईयर होगा वो 2024 2025 होगा। मतलब जो रिटर्न विटर्न का काम है वो सारे प्रोसीजरल काम 24-25 में होंगे। 23-24 में तो बस आपको इनकम कमानी है। जैसे बहुत सारे लोगों ने अभी 2022-23 में इनकम कमाई, 1 अप्रैल 22 से कमाना शुरू किए, 31 मार्च 23 तक आपने इनकम कमाई, तो आपका प्रीवियस ईयर है 2022-2023। आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2022-2023। तो इसका मतलब बताओ जी, इसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 2023-2024। तो अभी हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग रिटर्न बनवाने आ रहे हैं, तो वो कौन से ईयर की रिटर्न बनवाने आ रहे हैं? 22-23 की। वो 22-23 की इनकम का रिटर्न फाइल करने आ रहे हैं। अब इस बात को बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। वो कहते हैं सर, मैंने कहा जी आपकी रिटर्न जाएगी असेसमेंट ईयर 24-25 की, कि सर अभी 24-25 आया ही नहीं, कैसे जाएगी? अरे मैंने कहा मेरे भाई, असेसमेंट ईयर 24-25 नहीं, मैंने बोला असेसमेंट ईयर 23-24 की जाएगी। कि सर 23-24 तो अभी खत्म ही नहीं हुआ। मैंने कहा जी वो 22-23 की जाएगी प्रीवियस ईयर। कि सर 22-23 की तो लास्ट ईयर ही चली गई थी। मैंने कहा यार तुम नहीं समझोगे, तुम तो डॉक्यूमेंट्स ले आओ, मैं बना दूंगा। अब आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, सारी बात समझते हो। तो प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसके अंदर हम इनकम को अर्न करते हैं। तो जिस प्रीवियस ईयर में दोस्तों इनकम को कमाया जाएगा वो हमारा प्रीवियस ईयर होता है, और उस कमाई हुई इनकम का जब भी असेसमेंट होगा, मतलब उसको कंप्यूट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। अच्छा, प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद जो ईयर आता है वो असेसमेंट ईयर कहलाता है। इनकम इज अर्न इज द प्रीवियस ईयर, और जब ये इनकम टैक्सेबल होगी बाद में जाकर, तो उसे हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। उसे हम लोग असेसमेंट ईयर बोलेंगे। तो अगर मान लो मैं 23-24 में इनकम कमा रहा हूं, तो मेरा असेसमेंट ईयर हमेशा 24-25 होगा। तो असेसमेंट ईयर भी 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड इट इज़ ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। अब मेरे से किसी बच्चे ने ये पूछा, सर एक बात बताओ, जैसे सपोज करो, अच्छा आप सभी लोगों के एग्जाम में प्रीवियस ईयर 23-24 के क्वेश्चंस आएंगे। जिनका भी एग्जाम 2024 में है, 2024 में है, उनके प्रीवियस ईयर 23-24 के क्वेश्चन आएंगे। मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर कोई आपको बोले कि भाई असेसमेंट ईयर 24-25 का इनकम निकालो, तो आप समझ जाना कि वो 23-24 का इनकम आपसे कंप्यूट करवा रहा है। ठीक है, अब मेरी एक बात को ध्यान से सुनना। मान लो दोस्तों हमारा प्रीवियस ईयर है 2023-2024, तो हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? जल्दी से बताओ। हमारा असेसमेंट ईयर यहाँ पर होगा 24-25। हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो 24-25 होगा, है ना। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रीवियस ईयर 23-24 है, क्या ये ऑलवेज 12 मंथ्स का ही होता है, या प्रीवियस ईयर हमारा 12 मंथ से कम भी हो सकता है? सो द आंसर इज दैट कि प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम भी हो सकता है। कैसे? मान लो दोस्तों किसी ने पहली बार, क्या बात है, किसी ने पहली बार इनकम को कमाना स्टार्ट किया। तो दोस्तों जब आप पहली बार इनकम कमाना शुरू करते हो, मान लो जी हमने 1 दिसंबर 23 से इनकम कमाना शुरू किया, तो हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 1 दिसंबर 23 को स्टार्ट होगा, लेकिन दोस्तों उसका जो एंड होगा ना, एंड वो 31 मार्च 24 को होगा। मतलब अगर आप 1 दिसंबर 2023 से इनकम कमाना स्टार्ट करोगे, तो आपका प्रीवियस ईयर 1 दिसंबर 23 को स्टार्ट होकर खत्म तो 31 मार्च 24 को ही होगा। मतलब आपने 4 महीने में जो इनकम कमाई है उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं जी, अगर मान लो 1 मार्च 24 को आप बिजनेस शुरू करते हो,
तो आपका प्रीवियस ईयर का पहला दिन 1 मार्च 24 होगा, लेकिन खत्म वो 2024 की मार्च को ही होगा। मतलब आपको 1 महीने की इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं जी, आप 31 मार्च को सुबह सुबह मॉर्निंग में बिजनेस शुरू करो और शाम को आपको 1 दिन की इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर 1 ईयर का भी हो सकता है, और दोस्तों प्रीवियस ईयर 1 ईयर से कम का भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर हमेशा ही 12 मंथ्स का होता है। इट मे बी लेस देन 12 मंथ्स। प्रीवियस ईयर दोस्तों 12 महीने से कम का भी हो सकता है, ये बात आप लोग मानकर चलो। हाँ, अब जब नेक्स्ट प्रीवियस ईयर आएगा, मतलब 24-25 आएगा, तो मतलब असेसमेंट ईयर हो गया जी 2025-26। जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो कंफर्म है कि आपका प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 24 को स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर बिजनेस। तो इफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर बिजनेस, देन योर प्रीवियस ईयर इज 1 अप्रैल 2024। आई थिंक दोस्तों ये बात आपको बहुत जोर से समझ में आई होगी, है ना? सो आई थिंक यू गॉट इट दिस पॉइंट। तो प्रीवियस ईयर मे बी लेस देन 12 मंथ्स। इट इज नॉट नेसेसरी इट इज ऑलवेज 12 मंथ्स, राइट? वेरी गुड। तो ये समझ में आया आपको प्रीवियस ईयर। अब एक बार आप असेसमेंट ईयर भी समझ लो। असेसमेंट ईयर होता है इनकम इज अर्न इन द प्रीवियस ईयर, बट इनकम इज टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर, इन विच इट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर बोलते हैं। सो इफ इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर 23-24, then it is taxable and your assessment year is 24-25. So if you are earning income in the previous year 23-24, then your assessment year is 24-25. So assessment year is always start from 1st April and it is always a period of 12 months. It is always a period of 12 months, right? तो प्रीवियस ईयर पहले वाला ईयर होता है, जबकि असेसमेंट ईयर उसके बाद वाला जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं। प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमाते हो, असेसमेंट ईयर में आप टैक्स देते हो। तो आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो प्रीवियस ईयर 23-24 के आने वाले हैं। और मैं जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकली करवाऊंगा, क्योंकि अभी हमारा बेसिक पार्ट चल रहा है, थोड़े टाइम बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देंगे। सारे क्वेश्चन क्लास में करवाने वाला हूं दोस्तों, टेंशन ना लीजिएगा। आपको सब कुछ मैं यहां पर करवाऊंगा क्लास में, और बस जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ते जाओ। आपको टैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन टैक्सेशन। तो प्रीवियस ईयर हमारा 23-24 है, तो इसका मतलब दोस्तों असेसमेंट ईयर हमारा 2024-2025 है, राइट? ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहां पर ये देखो, ये आ गई बात बिजनेस प्रोफेशन न्यूली सेटअप। अभी बताया मैंने, अगर किसी का बिजनेस प्रोफेशन नया सेटअप हुआ है, पहली बार नया नवेला, ओहो, तो प्रीवियस ईयर स्टार्ट करने की डेट किसको बोलते हैं? पीरियड बिगिनिंग ऑन द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन। जिस दिन दोस्तों आप अपने बिजनेस प्रोफेशन को सेटअप करोगे, वो आपका प्रीवियस ईयर का पहला दिन होगा। और एंड किस दिन होगा भाई साहब? 31 मार्च को एंड होगा। 31 मार्च को एंड होगा। जैसे मान लो जी आपने तो बिजनेस 93 में स्टार्ट कर दिया था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपका असेसमेंट ईयर 24-25 है, तो बताओ प्रीवियस ईयर कहां से कहां तक माना जाएगा? 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर बिजनेस। लेकिन सपोज करो कोई CA है, कोई CS है, कोई CMA है, वो अगर अपने प्रोफेशन का सेटअप करता है 1 जुलाई 23 को, अभी नया बना है, पहली बार, तो वो अगर अपना सेटअप 1 जुलाई 2023 को करता है, 1 जुलाई 23 को, तो बताओ भाई उसका प्रीवियस ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 जुलाई से ही होगा।
जिस दिन आप सेटअप करते हो वही आपका प्रीवियस ईयर का पहला दिन माना जाएगा। लेकिन एंड कब होगा? 31 मार्च 2024 को। मतलब यू हैव टू पे टैक्स फॉर 9 मंथ्स, क्योंकि आपका पहला साल था तो आपको 9 महीने की इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। अप्रैल मई जून में तो आपका बिजनेस ही नहीं था, 1 जुलाई से चालू हुआ, तो 9 मंथ्स की इनकम आपके लिए यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर है? हाँ सर, बहुत जोर से क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जिस पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आए हैं। दोस्तों, व्हाट इज द जनरल रूल ऑफ टैक्सेशन? मतलब टैक्सेशन का जनरल रूल क्या है? व्हाट इज द जनरल रूल ऑफ टैक्सेशन? जनरल रूल ऑफ टैक्सेशन क्या है? तो मैं बता दूं भाई, जनरल रूल ऑफ टैक्सेशन क्या है? इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस इन द असेसमेंट ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। मतलब आपकी जो प्रीवियस ईयर की इनकम होती है वो असेस होती है असेसमेंट ईयर में, और असेसमेंट ईयर जो आता है वो हमेशा प्रीवियस ईयर के बाद आता है। तो इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस इन द असेसमेंट ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद जो ईयर आएगा उसको हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं। और तरीका भी यही है कि जैसे अगर मेरा जो प्रीवियस ईयर है वो अगर 2023-24 है, तो दोस्तों इसका मतलब मेरा जो असेसमेंट ईयर है वो यहाँ पर 24-25 आएगा। तो प्रीवियस ईयर में मैं जो इनकम कमाऊंगा उसका जो असेसमेंट होगा वो 24-25 होगा। अच्छा, देयर आर सम एक्सेप्शंस। एग्जाम में आ सकता है भाई, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ द जनरल रूल? What are the exceptions of the general rule? एक्सेप्शन का मतलब होता है इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। मतलब अगर आपने प्रीवियस ईयर 23-24 में इनकम कमाई है तो आपका असेसमेंट ईयर भी 23-24 ही होगा। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल है दोस्तों। जनरली तो ये होता है कि जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो आपका असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर में होता है, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर देयर आर सम एक्सेप्शंस, जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जो इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं या जो एओ है, एक ही बात है, एओ का मतलब होता है असेसिंग ऑफिसर, जो आपकी इनकम को असेस करेगा, वो असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेगा। मतलब आपने जिस प्रीवियस ईयर में इनकम को कमाया है उसी प्रीवियस ईयर में आपका असेसमेंट डन कर दिया जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर 23-24 में कमाए हो तो आपका असेसमेंट ईयर भी 23-24 होगा। ये वो केसेज हैं जहां पर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है भाई कोई बंदा टैक्स की चोरी कर सकता है, कोई बंदा इंडिया छोड़कर भाग कर जा सकता है, कोई बंदा ऐसा है जो बाद में हो सकता है भाई टैक्स ना दे। तो ऐसी सिचुएशंस जहां पर टैक्स चोरी हो सकता है, टैक्स सामने वाला देने से मना कर दे, उन्हें यहां पर एक्सेप्शंस के अंदर डाला गया है। तो ये सारे एक्सेप्शन मुझे आपको 1 by 1 करके पढ़ाने हैं। कितने एक्सेप्शन है? 1 2 3 4 5। ये 5 एक्सेप्शन एग्जाम में आ सकते हैं भाई। तो देखो ये लिखा हुआ भी है, इन फ्यू केसेस इनकम इज टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज अर्न। मैंने जो हाईलाइट किया है ना, आप इसको पढ़कर जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। बट दीज एक्सेप्शंस हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो एक्सेप्शंस ऐसे एग्जाम में आ सकता है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ द जनरल रूल। तो आपको ये 5-6 लिखने पड़ेंगे। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, इज इट ट्रू? तो आपको लिखना पड़ेगा यस इट इज ट्रू बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। तो पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन बात एक ही होगी, और एग्जाम में यही जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एग्जामिनर चीज़ों को अलग अलग तरीके से पूछता है लेकिन आपको उसका जवाब सही तरीके से देना है। तो चलिए, ये एक्सेप्शन मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरे लिंक दे रखे हैं जहां से आप हमारे कोर्स को कंप्लीटली
सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर। हमारे सोशल मीडिया लिंक है जहां पर आप मेरे से कनेक्टेड हो सकते हैं, है ना दोस्तों। और बस चैनल पर बने रहिएगा, बहुत सारी नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर आती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।